आज का जो चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 6 कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसके बारे में जो है हम लोग बात करेंगे। देखिए, पहले चैप्टर में कोऑपरेटिव हिस्ट्री या कोऑपरेटिव चालू कैसे हुआ था, उसके बाद अलग अलग कमेटी का जो रिकमेंडेशन के बारे में हमने जानकारी लिया। उसके बाद जो है कल के क्लास में कोऑपरेटिव इन अब्रॉड, अब्रॉड में कैसे कोऑपरेटिव चालू हुआ उसके बारे में हमने ये देखा। तो आज का चैप्टर में हम देखेंगे कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो नेल्सन मंडेला क्या बोलता है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। मतलब शिक्षण ऐसा एक पावरफुल वेपन, मतलब एक अस्त्र है। क्या है, हम पूरा जगत को चेंज कर सकते हैं, मतलब इतना इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। तो इसलिए जब कोऑपरेटिव बना, कोऑपरेटिव एजुकेशन के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में सोचा गया था। तो अगर हम लोग कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन जो है, इसका कंसेप्ट के बारे में अगर बात करना चाहते हैं, तो आईसीए यानी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जो है वो क्या बोलता है कि कोऑपरेटिव एजुकेशन इज वन ऑफ द 7 प्रिंसिपल। मैंने आप लोगों को 1995 का कोऑपरेटिव सहकारी तत्व के बारे में बोला था। उसमें जो है उस 7 प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल है कोऑपरेटिव एजुकेशन ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन, जो है एक प्रिंसिपल है। तो उसमें क्या बोलता है, वो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कैसे इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है, कैसे इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो संस्था का मेंबर है, यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है उनके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है या मैनेजर से या एम्प्लॉय से अगर उसको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दिया जाएगा तो क्या होता है, इफेक्टिवली जो है कोऑपरेटिव डेवलपमेंट में उनका रोल रहेगा करके। इसलिए कोऑपरेटिव एजुकेशन ट्रेनिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन के साथ जो है इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इंफॉर्मेशन मतलब क्या है, सहकार के बारे में माहिती देना। माहिती किसको देंगे हम लोग, जनरल पब्लिक, यानी जो मेंबर है। जनरल पब्लिक कौन होगा, जो मेंबर नहीं है संस्था का, वो छोड़ के जनरल पब्लिक में आएगा। तो उनको कोऑपरेटिव क्या है करके बताने के लिए जो है जनरल पब्लिक माहिती देना जरूरी है। स्पेशली क्या बोलता है कि जो युवक है, युवक के लिए जो है, यानी यंग पीपल, हम बोलते हैं ना यूथ आर नॉट प्रेफरिंग कोऑपरेटिव्स करके। अगर उनको कोऑपरेटिव के बारे में माहिती देंगे तो क्या होता है, जो कोऑपरेटिव और भी अच्छा चलेगा। या जो लीडर्स है, जो यानी अदर देन कोऑपरेटिव लीडर्स है, उनको भी माहिती देना अच्छा रहेगा। किस लिए अपने को माहिती देना पड़ेगा जी, हाँ, जो बेनिफिट क्या हो सकता है कोऑपरेटिव में ज्वाइन होने से, बेनिफिट क्या है, उसका नेचर क्या है, उसको जानकारी के लिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। अभी क्या होगा, कोऑपरेटिव को अगर सक्सेसफुल होना है या एक क्या बिजनेस एंटिटी बनना है या न्यू कोऑपरेटिव एंटरप्राइज करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है एक सक्सेस रहेगा कोऑपरेटिव के लिए। अभी कोऑपरेटिव में देखिए, कोऑपरेटिव ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के लिए यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। पहला जो है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के बारे में, जो कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए उन्होंने क्या किया। उसके बाद नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया का क्या रोल रहा, और उसके बाद हम नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग एनसीसीटी का रोल क्या है, और उसके बाद जो है हम क्या बोलते हैं कि अपना राज्य स्तर पे यानी स्टेट लेवल जो फेडरेशन है, महाराष्ट्र में स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन करके बोलते हैं, महाराष्ट्र में है महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ, तो इनका क्या रोल है करके देखेंगे। ये रोल ऑफ आईसी इन कोऑपरेटिव एजुकेशन ट्रेनिंग के बोलने से पहले अपना जो कोऑपरेटिव एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्या है, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल करके बोलते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा है, आईसीए है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है। और नेशनल लेवल पे कौन सा है, नेशनल एनसीवाई है, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, एंड एनसीसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग। और उसके बाद स्टेट लेवल का अगर हम जानकारी लेंगे, स्टेट लेवल पे है हमारा महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ, यानी हर एक स्टेट में स्टेट कोऑपरेटिव यूनियंस है। पहला जो हम बात करेंगे यहाँ पे, रोल ऑफ आईसीए यानी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का क्या पात्र है यहाँ पे, जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में। देखिए, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस कब चालू हुआ था, 1895 में लंदन में चालू हुआ था। बट अभी इसका जो हेड ऑफिस है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये जो क्या कर रहा है, ये आईसीए क्या कर रहा है,
एक गार्डियन जैसा काम कर रहा है। किसका गार्डियन है ये? कोऑपरेटिव आइडेंटिटी के लिए, वैल्यू के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए। यानी आइडेंटिटी यानी इमेज, तत्व, और साथ मूल्य को बढ़ाने के लिए यानी सकार तत्व, आइडेंटिटी, और साथ में अपना मूल्य को बढ़ाने के लिए जो है काम कर रहा है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस क्या है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कौन कौन है यहाँ पे हम लोग देखना चाहेंगे। पूरा जगत का जो है रिप्रेजेंटेशन हम लोग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में यानी AICM में देखते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड का जो जितना भी रिप्रेजेंटेशन है वो सभी जो है ICA में है। तो अभी नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि ICA का मेंबर कौन कौन बन सकता है। ICA का मेंबर नेशनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, जो कहाँ है, यानी भारत का भी है, इंटरनेशनल भी है, यानी अलग अलग कोऑपरेटिव सेक्टर का यहाँ पे जो कोऑपरेटिव रिप्रेजेंटेशन है। जैसे एग्रीकल्चर फील्ड से भी है, बैंकिंग से भी है, क्रेडिट एंड सेविंग से भी है, इंडस्ट्री से भी है, इंश्योरेंस से भी है, फिशिंग कोऑपरेटिव से भी है, हाउसिंग के लिए हाउसिंग का भी है, हेल्थ का है, पब्लिक सर्विस का भी है, कंज्यूमर सर्विस का भी है, और टूरिज्म कोऑपरेटिव का भी है। ये पूरा जगत का जो डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का सभी रिप्रेजेंटेटिव जो है ICA में है। अगर एट प्रेजेंट यानी आज के दिन अगर आप ICA का वेबसाइट खुलेंगे तो ये जो डाटा है आपको दिखेगा। क्या है? अराउंड 312 ऑर्गेनाइजेशन, 312 ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल एंड इंटरनेशनल का अगर हम बात करना चाहिए, अभी अपना नेशनल लेवल फेडरेशन कौन कौन सा है? नेशनल लेवल फेडरेशन अगर नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया है, नेशनल अर्बन बैंक एसोसिएशन है, या अपना जो नेशनल शुगर कोऑपरेटिव का फेडरेशन है, हाउसिंग कोऑपरेटिव का जो नेशनल लेवल फेडरेशन है, या फिशरीज कोऑपरेटिव का जो फेडरेशन है, या लेबर कोऑपरेटिव जो फेडरेशन है, तो ये सभी जो है ऑर्गेनाइजेशन में आता है। तो पूरा जगत का 312 ऑर्गेनाइजेशन है। और आप देखेंगे कितना कंट्री जो है, जगत का कितना कंट्री इसका मेंबर है, 109 कंट्री जो है इसका मेंबर्स है। और 1 बिलियन कोऑपरेटिव इसका मेंबर है। 1 बिलियन कोऑपरेटिव मेंबर जो है इसका मेंबर है। मतलब 1 बिलियन कहाँ से आ रहे हैं? 3 मिलियन कोऑपरेटिव वर्ल्ड वाइड में, 3 मिलियन जो कोऑपरेटिव है वो सभी जो है इसका मेंबर्स है। अभी हम लोग आगे जाके देखेंगे क्या है कोऑपरेटिव का क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, क्या है उसका उद्देश्य, क्या है, किस उद्देश्य से जो है ये अपना ICA बन गया। टू एनकरेज एंड डिफेंड द वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। मतलब क्या है? सहकारी तत्व और सहकारी मूल्य को बढ़ाने के लिए ये जो ICA काम कर रहा है। और मेंबर ऑर्गेनाइजेशन म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए। मतलब अलग अलग जगत में रहने वाला जो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, म्यूचुअली बेनिफिशियल होना चाहिए करके काम कर रहा है। और साथ में क्या कर रहा है? आर्थिक और सामाजिक प्रगति, यानी जो मेंबर है उसका आर्थिक और सामाजिक प्रगति है। और साथ में क्या कर रहा है? सिक्योरिटी भी, इंटरनेशनल यानी इंटरनेशनल इसमें जो है सिक्योरिटी भी ये होना चाहिए। मतलब कोऑपरेटिवली सिक्योरिटी और जो है ये कर रहा है। और कोऑपरेटिव मूवमेंट को क्या कर रहा है? ये वर्ल्ड वाइड जो है बढ़ाने में म्यूचुअल और सेल्फ हेल्प के लिए काम कर रहा है। और वैल्यू एंड प्रिंसिपल के आधार पर चलना चाहिए करके देख रहा है। और साथ में इकोनॉमिक रिलेशन डेवलपमेंट के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है। और एक इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पे ह्यूमन सस्टेन डेवलपमेंट, यानी मानवता जो है बढ़ना चाहिए। साथ साथ में क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के साथ ह्यूमन डेवलपमेंट भी होना चाहिए करके ये बोल रहा है। और जेंडर इक्विटी मतलब क्या है? टू प्रमोट द जेंडर इक्विटी करके बोलता है। जेंडर क्या है? मेल एंड फीमेल जो है यहाँ पे दोनों का भी इक्वालिटी, यानी कोऑपरेटिव मूवमेंट में दोनों या डिसीजन मेकिंग में दोनों का भी इक्वालिटी होना चाहिए करके बोल रहा है। और अवेयरनेस, ICA क्या कर रहा है? कोऑपरेटिव के बारे में अवेयरनेस किस किस को कर रहा है? जो व्यक्तिगत कर रहा है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को दे रहा है, रीजनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए कर रहा है। क्या है कोऑपरेटिव मॉडल, क्या है, तो वो सभी। और ICA क्या कर रहा है? अपना वॉइस जो है कोऑपरेटिव मूवमेंट में डाल रहा है। और साथ में ICA क्या कर रहा है? राइट पॉलिसी, यानी जो कोऑपरेटिव के लिए
कोऑपरेटिव आगे बढ़ना चाहिए, कोऑपरेटिव जो है आगे मतलब इसका डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए जो है अपना आवाज भी उठा रहा है। और आईसीए क्या कर रहा है कि कैपेसिटी बिल्डिंग यानी ट्रेनिंग देना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, फैसिलिटी देना, जॉब क्रिएशन करना, या गरीबी को मतलब कम से कम गरीबी होना चाहिए, तो उसके लिए माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी है, ये सभी बढ़ाने का काम जो है आईसीए कर रहा है। अभी इसका प्रोग्राम्स क्या है, कौन कौन सा प्रोग्राम इसके अंदर है, यानी आईसीए का प्रोग्राम क्या है। अगर आप देखना चाहेंगे, कोऑपरेटिव आइडेंटिटी एंड इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिटी म्हणजे ओळख, इमेज मतलब चित्रण, कोऑपरेटिव का चित्रण जो है अच्छा होना चाहिए करके। अभी और क्या कर रहा है, पॉलिसी लेजिस्लेशन, मेंबर कंट्री को जो है पॉलिसी बनाने के लिए, लेजिस्लेशन बनाने यानी कोऑपरेटिव रिलेटेड के लिए मदद कर रहा है। और साथ में लीडरशिप जो क्वालिटी बढ़ाने के लिए वैल्यूबल्स प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए करके कर रहा है। और इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेटिव ट्रेड नेटवर्क होना चाहिए करके, कोऑपरेटिव ट्रेड नेटवर्क इसके लिए मैं बताना चाहूंगी। देखिए अपना इधर जो है नैफेड करके है, नेशनल एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग फेडरेशन है, ये जो है ट्रेड यानी अपना जो है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट यानी कोऑपरेटिव बेसिस पे करता है। तो ऐसा ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है हर एक कंट्री में है यानी कोऑपरेटिव बेसिस पे। तो उन सबके बीच में जो है नैफेड जैसा हर एक जो है, जैसे मैंने बताया 109 कंट्रीज में अलग अलग जो है नैफेड जैसा ये है, तो उन सब भी बीच में क्या होना चाहिए, एक नेटवर्क जो है क्रिएट होना चाहिए करके ये आईसीए कर रहा है। और क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट के लिए बात कर रहा है, यानी ये सभी जो है आपस में ये 109 कंट्री आपस में इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होना चाहिए करके ये कर रहा है। और साथ में ये मेन इंपॉर्टेंट दे रहा है जेंडर के बारे में, यानी मेल एंड फीमेल के बारे में, यूथ को कोऑपरेटिव में लाने के लिए ये कर रहा है। और कोऑपरेटिव यानी मार्जिनलाइज जो ग्रुप है, यानी बिलो इकोनॉमिक क्या बोल सकते हैं हम लोग, बिलो इकोनॉमिक लेवल पे जो है या बिलो पॉवर्टी लाइन का है, तो इन सबको क्या कर रहा है आगे लाने के लिए, कोऑपरेटिव का मदद के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अभी आईसीए का एक्टिविटी अगर हम क्लासिफिकेशन करना चाहेंगे, कौन कौन सा एक्टिविटी कर रहा है। देखिए यहाँ पे मेंबरशिप है, इन्फ्लुएंस है, डेवलपमेंट के बारे में कर रहा है, गवर्नेंस के बारे में कर रहा है। अभी मेंबरशिप, आईसीए क्या कर रहा है, मेंबर ज्यादा से ज्यादा मेंबर जो है अगर आईसीए में मतलब एक्टिव मेंबर होना चाहिए, और जो रहेगा उसको रिवार्ड भी दे रहा है। इन्फ्लुएंस कर रहा है, इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, अच्छा जो है प्रैक्टिसेस जो है होना चाहिए अपना जो कोऑपरेटिव में, और साथ में गवर्नमेंट का डेवलपिंग कोऑपरेटिव मूवमेंट में भी होना चाहिए करके इन्फ्लुएंस कर रहा है। डेवलपमेंटल का एक्टिविटी के बारे में अगर बात करना चाहेंगे, क्रिएटिंग लेवल पेइंग फील्ड कोऑपरेटिव्स एंड बिल्डिंग नेटवर्क, मतलब क्या कर रहा है, आपस में हर एक कोऑपरेटिव जो है वो आपस में नेटवर्किंग जो है होना चाहिए करके ये कर रहा है। और गवर्नेंस के बारे में अगर करना चाहेंगे, बेस्ट एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल, अलग अलग जो रीजन में जो है गुड एग्जाम्पल जो है होना चाहिए। गवर्नेंस में मतलब लीडरशिप क्वालिटी, आगे का क्लास में मैं बताऊंगी जो है गवर्नेंस की क्वालिटी क्या हो सकता है, गवर्नेंस मतलब क्या है करके हम देखेंगे। तो क्या है, अगर हम लोग गवर्नेंस की बात है, गुड एग्जाम्पल, एक कोऑपरेटिव गुड लीडर, जैसे अमूल की बात करना चाहते हैं तो डॉक्टर वर्गीस वी कुरियन, उसके नाम हम हमेशा लेते हैं क्योंकि उनका गुड गवर्नेंस में जो है अपना इधर आ जाता है। तो अलग अलग सेक्टर में जो है, तो गवर्नेंस की बात, जो मैनेजमेंट की बात जो है, एग्जाम्पल जो है यहाँ पे सेट किया जाता है। अभी रोल ऑफ एनसीओ इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया का रोल क्या है। एक्चुअली नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया जो है ये सेटअप हुआ था जो एजुकेशन ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन के लिए पूरा भारत के लिए, और ये क्या कर रहा है, उसका जो सेंटर है नेशनल सेंटर फॉर कोऑपरेटिव एजुकेशन, उसके द्वारा जो है ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है दे रहा है। नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया जो है इंडियन कोऑपरेटिव मूवमेंट मतलब 1929 में इसका सेटअप हुआ था। उसके बाद इसको क्या रिकॉग्निशन किया गया कि इंडियन कोऑपरेटिव यूनियन करके रिकॉग्नाइज किया गया, और उसके बाद उसका नाम जो है ऑल इंडिया कोऑपरेटिव यूनियन करके हो गया।
और बाद में 1954 में उसको फिर उसका नाम जो है वही ऑल इंडिया कोऑपरेटिव यूनियन करके हुआ, और 1961 में नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया करके यहाँ पे ये हो गया। अभी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, एनसीओए का क्या कर रहा है, कोऑपरेटिव मूवमेंट भारत में बढ़ना चाहिए, उसका प्रमोशन दे रहा है, और एजुकेशन असिस्ट, जो भी कोऑपरेटिव सेक्टर है उनके लिए असिस्ट देना, गाइड करना और एक्सपैंड करना कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए, ये जो है इसका काम है। और साथ में कोऑपरेटिव जो है, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के द्वारा जो है कोऑपरेटिव जो है चलना चाहिए, वो देखने का काम उसका है, यानी एनसीओए का है। कोऑपरेटिव एजुकेशन ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो है कोऑपरेटिव तत्व के आधार पर, प्रैक्टिसेस के आधार पर होना चाहिए, वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। और इंटर कोऑपरेटिव रिलेशंस, ताकि कोऑपरेटिव मूवमेंट अच्छी तरह चलना चाहिए, तो इंटर कोऑपरेटिव रिलेशंस बेटर फंक्शनिंग के लिए काम कर रहा है। और लाइजन कर रहा है, लाइजनिंग किसके साथ कर रहा है, ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव जो अलायंस है या स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन से या अदर कंट्री के, बाकी जो कंट्री के साथ लाइजनिंग करके उसका रिलेशनशिप बढ़ा रहा है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगी, देखिए एनसीओए के अंडर नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव एजुकेशन है, और साथ में फील्ड प्रोजेक्ट्स है। तो ये फील्ड प्रोजेक्ट और एनसीसी क्या कर रहा है, जो कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के काम जो है कर रहा है। उसके बाद जो है मतलब उसी में जो एक आता है नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग न्यू दिल्ली। ये ट्रेनिंग स्ट्रक्चर 66 डेकेड से जो चल रहे थे, 1953 से ये चालू हुआ है। पहला जो है सेंट्रल कमिटी फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग, यानी एनसीसीटी जो था, सेंट्रल कमिटी फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग ऑफ द आरबीआई के अंडर था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर था ये। और उसके बाद 1962 में कमिटी फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग करके बना, 1962 में, वो बाद में एनसीओए में गया। और उसके बाद 1975 में इसको नेशनल कोऑपरेटिव काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग ऑफ एनसीओए करके ये किया है। और अभी एट प्रेजेंट 2019 में एनसीसीटी जो है सेपरेट एक सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत जो है सेपरेट कोऑपरेटिव एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन करके ये हुआ है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत जो है इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। और ये एनसीसीटी जो है फुली ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी टोटल 19 इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट में एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, वैकुंठ भाई मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। उसके बाद 5 रीजनल इंस्टीट्यूट है, रीजनल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। और 14 जो है अपना आईसीएम से, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, जो पूरा भारत में है ये। और इसका एक्टिविटी अगर देखना चाहेंगे, एनसीसीटी का मेन एक्टिविटी क्या है कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम, एनसीसीटी क्या कर रहा है, डिप्लोमा प्रोग्राम चला रहा है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम चल रहा है, शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा है डिफरेंट ड्यूरेशन का, और 2 साल का, 3 साल का। बट मेन इसका कोर प्रोग्राम जो आप लोग कर रहे हैं अभी, एनसीसीटी का मेन कोर प्रोग्राम है हायर डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट है। और सभी इंस्टीट्यूट में जो है ये किया गया है, जैसे मैंने बताया था आरआईसीएम और आईसीएम से। और इसका जो अक्रेडिटेशन जो होता है, सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंसी सेंटर है, बर्ड लखनऊ में है, तो इनका अक्रेडिटेशन होता है। और 93-94 से एनसीसीटी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अग्री बिजनेस मैनेजमेंट करके कोऑपरेशन में ये चला रहा है। ये जो है वैकुंठ भाई मेहता में भी एमबीए एंड पीजीडीएम करके होता है। और कुछ सिलेक्टेड आईसीएम्स में जो है क्या हो रहा है, इनका जो प्रोग्राम जो है चल रहा है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपना रोल ऑफ स्टेट फेडरेशंस या स्टेट लेवल फेडरेशंस क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव जो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में। हर एक राज्य में स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन है, और हाँ अपना इधर भी है महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ करके हम बोलते हैं इसको। और ये क्या कर रहा है, इनका जूनियर सेंटर्स है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव यूनियंस भी है। तो ये ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फैसिलिटी दे रहा है,
अलग अलग जो है अपना फैकल्टी के लिए सपोर्टिव जो है ये काम कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव DCM जो है चला रहा है। और साथ में जो है सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर रहा है, वर्कशॉप्स भी कर रहा है, सेमिनार्स भी कर रहे हैं। और जो कोऑपरेटिव रिलेटेड जो मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो इश्यूज रहेगा उसके बारे में भी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल सेमिनार्स वगैरह कर रहा है। और पूरा भारत में जो है 109 जो है अपना जूनियर ट्रेनिंग सेंटर से और कोऑपरेटिव मैनेजमेंट सेंटर से। अभी हम लोग महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ यानी अपना कोऑपरेटिव मूवमेंट महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ में कैसे चल रहा है। अगर हम देखते हैं कि कोऑपरेटिव जैसे नेशनल लेवल में एमसीआई है तो स्टेट लेवल पे जो है महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ है। तो ये क्या कर रहा है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा है। महाराष्ट्र में 13 कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर्स है और 33 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बोर्ड जो है। तो ये क्या कर रहा है, जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव जो है DCM चला रहा है और साथ में शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम जो है चला रहा है। अभी ये हो गया अपना क्या है अपना कोऑपरेटिव एजुकेशन ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन के बारे में हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 7 में हम लोग जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 7 में कोऑपरेटिव गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए पहले नहीं था ये, अभी जो है यानी 2005 से जो है हम लोग बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव गवर्नेंस के बारे में। क्या है कोऑपरेटिव गवर्नेंस, पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस करके बोलते थे। तो कोऑपरेटिव्स आर द वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेट कैसे होता है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के आधार पर जो है ये होता है। यहाँ पे हम लोगों को हमेशा याद रखना पड़ेगा 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन। पहला प्रिंसिपल्स क्या है, ओपन एंड वॉलेंटरी मेंबरशिप, यानी कोऑपरेटिव क्या हो रहा है, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे किसी को भी फोर्स किया नहीं जा सकता है कि आप इस संस्था को मेंबर बनो। इट्स ऐच्छिक, हम बोलते हैं ना ऐच्छिक है। किसको चाहिए वो आके उसका नीड को पूरा करने के लिए वो आके उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाता है। और अपना डेमोक्रेटिक थर्ड प्रिंसिपल्स है, सरकारी तत्व में थर्ड है, क्या है, लोकशाही पद्धत यानी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। क्या है लोकशाही पद्धत में, 1 मैन 1 वोट। साथ में लोग जो है यानी मेंबर जो है सभी ये नहीं कर सकते करके अपना रिप्रेजेंटेटिव करके क्या करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुन के जाता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी उसके आधार पर है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अगर हम डिफाइन मतलब उसका व्याख्यान अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे दो मतलब यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो है करके, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैकेनिज्म्स म्हणजे यंत्रण, आंतरिक और बाहरी यंत्रण करके है, और नियंत्रण भी करते हैं। और मेंबर को क्या कर रहा है कि कोऑपरेटिव जो उद्देश्य जो है अचीव करने के लिए जो है मेंबर को ये कोऑपरेटिव गवर्नेंस जो है मदद कर रहा है। कैसे करेगा, सहकारी तत्व के आधार पर और कंटिन्यूटी के आधार पर जो है ये कोऑपरेटिव गवर्नेंस चलता है। यहाँ पे 3 पिलर करके बोलते हैं। मेन पिलर जो है, पिलर मतलब खंभ है, क्या खंभ है कोऑपरेटिव गवर्नेंस को चलाने में, एक है ट्रांसपरेंसी म्हणजे पारदर्शकता, अकाउंटेबिलिटी म्हणजे उत्तरदायित्व, और तीसरा जो है रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, जोखिम व्यवस्थापन आणि नियंत्रण। ये 3 पिलर है जो गुड गवर्नेंस में आ जाता है। अभी गुड गवर्नेंस के कौन सा गुड गवर्नेंस मतलब क्या बोलते हैं, गुड गवर्नेंस मतलब चांगला पद्धतीचे व्यवस्थापन बोलते हैं ना। तो चांगला पद्धतीचे व्यवस्थापन में क्या क्या आएगा, एक है बोर्ड मेंबर जो है उसको क्या देखना पड़ेगा कि एक इंश्योर करना पड़ेगा कि जो उद्देश्य से संस्था बना है तो उद्देश्य से चल रहा है कि नहीं है, कोऑपरेटिव का हित में काम कर रहा है कि नहीं है, या मेंबर का हित में काम कर रहे हैं कि नहीं है। देखिए यहाँ पे बोर्ड मैनेजमेंट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको देखना पड़ेगा किस उद्देश्य से जो संस्था बना है, किस उद्देश्य से। फॉर एग्जाम्पल अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चल रहा है क्या, या कोऑपरेटिव हित में चल रहा है क्या, या मेंबर का हित में चल रहा है क्या, ये जो है गुड गवर्नेंस में आता है। और क्या आता है, लीड टू इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड एक्टिविटीज ऑफ सोसाइटी, क्या है
प्रभावित रूप से मॉनिटरिंग करना, क्या मॉनिटरिंग करना पड़ेगा? सोसाइटी का एक्टिविटी को है मॉनिटरिंग यहाँ पे करना पड़ता है कि सोसाइटी जो है, कौन सा भी सोसाइटी, बैंक भी सोसाइटी में है तो ये सभी जो है ठीक तरह चल रहा है कि नहीं है, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा इफेक्टिव से। और क्या करना है? इंश्योर द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ यूजेबल अवेलेबल रिसोर्सेज। गुड गवर्नेंस में क्या होता है? एक इंश्योरेंस करना पड़ेगा, जो संस्था में रिसोर्सेस है, वो जो रिसोर्सेस है यानी अवेलेबल रिसोर्सेस है, वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज हो रहा है कि नहीं है। रिसोर्सेस में क्या क्या आएगा? कोई बोल सकता है क्या रिसोर्सेस में क्या आएगा? साधन। कोई भी अनम्यूट होके बोलिए, साधन क्या है बैंक में? कोई भी बोलेंगे? हाँ, लोन मतलब क्या है? पैसा ना। हाँ, संपत्ति, डिपॉजिट, लोन, रिसोर्सेस है। और क्या है? केवल पैसा ही रिसोर्सेस है क्या? सर्विस। ओके ओके। और रिसोर्सेस में और क्या आता है? आप लोग नहीं आ रहे रिसोर्सेस में? ह्यूमन रिसोर्स भी है ना वहां पे। आप अपने आप को क्यों भूल रहे हो? केवल जब भी हम लोग बात करते हैं रिसोर्सेस मतलब पैसा, पैसा केवल पैसा ही रिसोर्सेस नहीं है। साथ में क्या आएगा अपने को? पैसे के साथ मेरा मनुष्य बल। देखिए यहाँ पे गवर्नेंस को क्या देखना पड़ेगा? जो मेरे पास जो पैसा है और मेरे पास जो मनुष्य बल है, उसको क्या करना पड़ेगा? एफिशिएंट एंड इफेक्टिव से कैसे मुझे यूज करना है। जैसा पैसा रहेगा तो पैसे को कैसे इफेक्टिव रहेगा कि मुझे कहाँ, यानी डिपॉजिट है तो उसका डिपॉजिट को मैं मुझे कैसे यूज करना पड़ेगा। लोन लेंडिंग है तो वापस ना आने वाला अगर लोन देंगे तो क्या होगा? मुश्किल होने वाला है। तो सोच के लोन लेंडिंग यहाँ पे करना पड़ेगा। और मेरे पास जो है रिसोर्सेस है, नहीं ह्यूमन रिसोर्सेस है, उसको भी एफिशिएंट एंड इफेक्टिवली यूज करना चाहिए। और गुड गवर्नेंस में क्या आता है? और रेड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब संघर्ष जो होता है, ज्यादा संघर्ष ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। संघर्ष क्यों होता है? हाँ बोलिए। चांगला फॅसिलिटी म्हणजे काय? चांगली म्हणजे लोकांना फास्ट सर्व्हिस आणि आपण काय म्हणू शकतो त्याला, बोला बोला, काय नाही, बोला, डिस्कशन साठी मी आणि म्हणजे त्यांना असं इझिली हँडलिंग करता आलं म्हणजे असं। ओके ठीक है। कि मतलब आपका जो कस्टमर है, कस्टमर को ठीक ठाक हम लोग सर्विस देंगे तो वो भी अपना अवेलेबल रिसोर्सेस में आता है, ऐसा आपका मानना है? गुड गवर्नेंस में आता है। यस यू आर राइट। हाँ वो, हाँ वही, यू आर राइट। तो अपना जो है कस्टमर सर्विस मतलब गुड गवर्नेंस में, देखिए गुड गवर्न आगे आप देखेंगे ना तो ये गवर्नेंस में कौन कौन आएगा आपको पता चलेगा। जस्ट में ये गुड गवर्नेंस का ये जो है ये क्या है, देखिए नेक्स्ट जो है रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? अभी आपने बताया, क्या अगर हम लोग अच्छा सेवा देंगे तो क्या होगा? कस्टमर जो है अपने साथ नाखुश नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट कब आएगा? जब कस्टमर को हम सर्विसेज नहीं देंगे तो क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट आता है, संघर्ष आता है। तो इसलिए गवर्नेंस में एक पार्ट है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा सेवा जो है, या जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए ऐसा जो है, रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट के बारे में देखना चाहिए। देन और क्या है? इंक्रीज द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन कोऑपरेटिव। अकाउंटेबिलिटी म्हणजे काय? अगर कुछ होता है तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ट्रांसपेरेंटी मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता जो है यहाँ पे आता है। तो ज्यादा अकाउंटेबिलिटी भी होना है और साथ में हर एक व्यक्ति यानी चेयरमैन से लेके प्यून तक हर एक जो है यहाँ पे क्या है? जवाबदार है, अकाउंटेबल है। और हर एक का जो है पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब क्या होगा? जो मेंबर आके अगर पूछ रहा है मुझे ये देखना है, उनको फॉर एग्जाम्पल पूना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, पूना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का जो मेंबर आके पूछेगा मुझे आपका बैलेंस शीट दिखाओ, तो आपको बैलेंस शीट दिखाना पड़ेगा। या अगर वो पूछेगा ये ट्रांजेक्शन कैसे हुआ, अगर वो पूछेगा तो दिखाने का भी क्या होता है? उनका एक ये गुड गवर्नेंस में जो है आ जाता है। अभी बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी गुड गवर्नेंस का बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, किस किस के लिए है ये? एक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, दूसरा जो है मेंबर के लिए,
तीसरा जो है इंटरनल कंट्रोलर के लिए, चौथा जो है ऑडिट कमिटी के लिए, और पांचवा जो है अपना मैनेजमेंट के लिए आ जाएगा। अभी आज हम लोग कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है गुड गवर्नेंस के लिए। देखिए लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, तो एंटरप्रेन्योरशिप, इंटीग्रिटी, साउंड जजमेंट एंड डायरेक्टिंग द अफेयर्स ऑफ द कोऑपरेटिव, बीओडी क्या करना पड़ेगा, अपना लीडरशिप एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, साउंड मैनेजमेंट होना चाहिए, और साथ में क्या है अपना अफेयर, कोऑपरेटिव अफेयर को जो है आगे चलाने के लिए मदद करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग, बीओडी क्या करना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करना चाहिए, एक गाइडेंस लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो है अपना संस्था के लिए होना चाहिए। और नेक्स्ट जो है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, डायरेक्टर शॉल अडॉप्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जब आता है, देखिए यहाँ पे मुझे, अगर आपने भी पढ़ा होगा अब्दुल कलाम जी का जो विंग्स ऑफ फायर करके है बुक, कोई भी अगर मराठी में भी है, अग्निपंख करके बोलते हैं, तो उधर उन्होंने यानी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ले रहे, वो एक सिचुएशन बोलते हैं कि एक प्रोजेक्ट चल रहा था, मिसाइल का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उस वक्त सतीश धवन जो थे अब्दुल कलाम जी का जो है लीडर थे, तो उस वक्त क्या हुआ, मिसाइल जो है जो उनका प्रोजेक्ट चल रहा था वो फेल हो गया, तो लीडर कौन था यहाँ पे, सतीश धवन थे। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया, आप देखिए मैं जाके, क्योंकि आपको पता है जब भी इसरो में कुछ प्रोजेक्ट सक्सेस होता है, मतलब कुछ लॉन्च वगैरह चलता है, तो उस वक्त क्या है मीडिया बाहर रहता है, तो उन्होंने क्या किया, मीडिया के पास गए और बोले इसका फेलियर का कारण मैं हूँ, कौन बोला, सतीश धवन। बट वही सेम प्रोजेक्ट आगे जाके क्या हुआ, सक्सेस हो गया। तो सक्सेस होने के बाद तो सतीश धवन नहीं गए मीडिया के पास, उन्होंने अपना टीम मेंबर को भेजा, अभी आप जाइए आप बोलिए सक्सेस। मतलब एक लीडर जो है, ये बोलते हैं कि लीडर, इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं कि लीडर जो है जब यानी अकाउंटेबिलिटी, फेल होता है तो भी अकाउंटेबिलिटी लेने का क्षमता उसके पास होना चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी में उनको चलना चाहिए, ये जो है आता है। और गुड गवर्नेंस मतलब गुड गवर्नेंस में क्या होगा, ठीक ठाक मीटिंग चल रहा है कि नहीं है, बैंक का व्यवहार चल रहा है कि नहीं है, कहाँ पे जो है फाइनेंस किया वापस आ रहा है कि नहीं है, ये सभी जो चीजें क्या आता है गुड गवर्नेंस में जो है हम लोग बोलते हैं। अभी कंप्लायंस, कंप्लायंस में जो है देखना पड़ेगा सोसाइटी या बैंक जो भी है क्या क्या कंप्लायंस करना पड़ता है। एक है स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी मतलब जैसे आप लोग बैंक है, आरबीआई का कंप्लायंस करना पड़ेगा, और रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो है कंप्लायंस करना पड़ेगा। अगर डीसीसी बैंक है तो नबार्ड का जो है कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो बोर्ड को उनको करना नहीं है, इंश्योर करना चाहिए। देखिए आप लोगों ने बहुत सारा जो न्यूज देखते होंगे, केवाईसी कंप्लायंस नहीं किया करके सो एंड सो कोऑपरेटिव बैंक को पेनल्टी लगाया गया। मतलब क्या है, उधर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखा नहीं है, आपने देखा होगा, अगर आपको चाहिए तो इन डिटेल में अगर indiancooperative.com में अगर जाएंगे ना, पूरा देश का आपको मिलेगा कि कौन कौन चीज के लिए आरबीआई ने पेनल्टी लगाया है करके। तो इसलिए मतलब बोर्ड का इंश्योरेंस करना चाहिए, केवाईसी पॉलिसी है, लोन पॉलिसी है, या स्टैट्यूटरी जो रिक्वायरमेंट है कि वो पूरा हो रहा है कि नहीं, ये देखने का काम है बीओडी का है। लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स मतलब कानूनात्मक रिक्वायरमेंट जो है हो रहा है कि नहीं है। लीगल रिक्वायरमेंट्स में क्या होगा, जब आप लोन देते हैं तो लोन देने के वक्त डॉक्यूमेंटेशन की पार्ट आता है, तो डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट में क्या क्या हम लोगों को देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक हाउसिंग लोन दे रहे हैं, तो उस वक्त क्या क्या कौन कौन सा एक्ट लागू होगा, स्टैम्प एक्ट लागू होगा, है कि नहीं, अलग अलग जो एक्ट है, तो उस एक्ट के हिसाब से वो जो लीगल डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायरमेंट क्या है वो देखना पड़ेगा। और साथ में कोऑपरेटिव वैल्यूज एंड प्रिंसिपल जो है फॉलो किया जा रहा है कि नहीं है वो देखने का काम भी कंप्लायंस में आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंट्रोल एंड सुपरविजन, बोर्ड का काम क्या है, कंट्रोल एंड सुपरविजन का काम है। कंट्रोल एंड सुपरविजन में क्या होगा,
मॉनिटरिंग मैकेनिज्म सिस्टम आ जाता है। क्या अपना जो बोर्ड ऑफ सोसाइटी ठीक तरह से चल रहा है कि नहीं है, उसका देखने के काम जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है। और क्या हो सकता है, रेगुलर अप्राइजल, परफॉर्मेंस अप्राइजल, और साथ में मैनेजमेंट है, स्टाफ का जो है ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं देखना है। मतलब क्या होगा, मंथली मीटिंग में आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जब मीटिंग होता है ये सभी देखते हैं, अप्राइजल दे दे, कितना लोन दिया था, कितना रिकवरी आ गया, कितना लोगों का पेंडिंग है, या अपने पास जो डिपॉजिट है, अगर डिपॉजिट सीडी रेशियो बोलते हैं ना, क्रेडिट एंड डिपॉजिट रेशियो कितना होना चाहिए, मिनिमम 60-40 करके बोलते हैं, 70-75 तक, बट 75 के आगे जाएगा तो क्या होगा, रिस्क इसमें आ जाता है बैंक। तो इसलिए देखना पड़ेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इंश्योरेंस करना पड़ेगा कि यहाँ पे रेगुलर परफॉर्मेंस अप्राइजल चल रहा है कि नहीं है, या मैनेजमेंट का, स्टाफ का हो रहा है कि नहीं है, ये सभी जो चीजें इसको देखना पड़ेगा। देन इंडिपेंडेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या करता है इंडिपेंडेंटली, ये क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है यहाँ पे, तो वो क्या कर रहा है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और यहाँ पे कहाँ कौन सा पार्टी का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए करके बोलता है। देखिए गुड गवर्नेंस में क्या बोलता है, अगर देखेंगे कि अभी तक भी अपना इधर जो कोऑपरेटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है मीटिंग के लिए आता है, उनको रेम्यूनरेशन का बात ही नहीं होता है, सिटिंग फी करके दिया जाता है। बट गुड गवर्नेंस में क्या बोलता है, कुछ फिक्स करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड बी पेड रियलिस्टिक फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन फॉर देयर वर्क, मतलब कुछ उनको पेमेंट जैसा अगर दे देंगे तो क्या होगा कि वो अच्छी तरह काम करेंगे करके बोला गया है। और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का स्किल जो है क्या होगा, अगर ये अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बेस पे होना चाहिए, किस किस के साथ, जो मेंबर्स है या अलग अलग जो एम्प्लॉयज है या अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ जो भी है, तो उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए बोलते हैं। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मेंबर्स। कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मेंबर्स में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2005 में मेंबर को भी कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। यूजुअली क्या हो रहा है, क्यों गुड गवर्नेंस में मेंबर के बारे में बात किया जा रहा है, एक बार मेंबर हो गया तो वो क्या बोलता है, वो आता ही नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा, सोसाइटी के बारे में सोचता भी नहीं है, उसको नहीं लगता है कि ये मेरा सोसाइटी है, अगर ये सोसाइटी बढ़ेगा तो मैं भी आगे बढ़ूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है, अगर गुड गवर्नेंस में अगर मेंबर भी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा तो क्या होगा, सोसाइटी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी आगे चलेगा। और ये मेंबर कौन बन सकता है, कोई भी मेंबर बन सकता है जिसका एज 18 से आगे है, जिसका एज 18 से आगे है वो मेंबर बन सकता है। बट आप देख रहे होंगे कुछ स्टूडेंट अपना सोसाइटी है, वहां पे ये रूल लागू नहीं है, 18 से नीचे वाला भी क्या होगा वहां मेंबर बन सकता है। जैसे आप कॉलेज में पढ़ते होंगे, वहां पे बहुत सारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टूडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी रहता या क्रेडिट यूनियन रहता, तो मेंबर बनने के लिए 18 से नीचे वाला जो है, या स्कूल में कॉलेज जो है वहां पे जो है 18 से नीचे भी मेंबर बन सकता है। अभी हम लोग बात करेंगे मेंबर का अधिकार क्या है। मेंबर शुड नो देयर राइट्स एंड, मेंबर को अपना अधिकार क्या है, वो अधिकार चलाने का जो है होना चाहिए। उनको एक ये आना चाहिए कि ओनर्स, हम लोग ओनर्स है, इसका मालिक हम ही है करके उनको आना चाहिए। यूजुअली हम देखते हैं राइट्स ऑफ द मेंबर, जब भी आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का इलेक्शन देखेंगे, या इलेक्शन के वक्त आते हैं, बट एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में हम क्या होगा, कोरम रहेगा, मतलब कोरम जितना, जब तक कोरम नहीं बनता तब तक एजीएम नहीं कर सकते हैं। अगर कोरम नहीं है तो पोस्टपोन करो 1 आवर या 2 आवर के लिए, कोरम होने के बाद अगर नहीं आता है तो जो लोग आया है उन्हीं में क्या करना है, अपने को अपना एजीएम चलाना चाहिए करके बोलता है। बट बहुत सारा सोसाइटी में जो है कोरम ही नहीं है। देखिए थाउजेंड्स टूगेदर, इवन आप अपना बैंक का देखिए, बैंक में अगर रहेगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास पीडीसीसी वाले भी है और महाड़ बैंक भी है और भी बैंकों का भी है यहाँ पे, तो या आप क्रेडिट सोसाइटी से भी रहेंगे, आप देखिए अपना क्या है सोसाइटी में मेंबरशिप कितना है और एक्टिव मेंबर कितना है, तो बहुत ही कम दिखता है। इसलिए उनको अपना अधिकार के बारे में पता चलना चाहिए करके बोलते हैं। और मेंबर को क्या अधिकार है यहाँ पे,
उनको जो माहिती चाहिए, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, वो लेने का अधिकार है। और सोसाइटी कैसा चल रहा है उसके बारे में एनालिसिस करना, कमेंट्स करना जो है इसको अधिकार है। और पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर, पार्टिसिपेशन का अगर करना चाहिए एक्टिवली, जो है फुल्ली एक्टिविटीज ऑफ द सोसाइटी। इसलिए मैं यहाँ पे देखिए थर्ड अपना कोऑपरेटिव प्रिंसिपल से कौन सा है, मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, आर्थिक भागीदारी। तो आर्थिक भागीदारी में क्या होगा, शेयर होल्डर भी बनेगा, साथ में जो संस्था काम करे, फॉर एग्जाम्पल बैंक का मेंबरशिप है, बैंक में डिपॉजिट भी रखना है, बैंक में लोन भी लेने का काम भी उनका है, तो एक्टिविटी में उनको पार्टिसिपेट होना पड़ेगा। और एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेशन होने का जरूरत है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर, मेंबर का भी उनका जवाबदार है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी का रूल बाय लॉ और वैल्यूज को उनको फॉलो करना पड़ेगा। और सोसाइटी का अगेंस्ट जो है, जो सोसाइटी का अगेंस्ट काम नहीं करना चाहिए। सोसाइटी का अगेंस्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल कौन सा भी एक सोसाइटी है, सोसाइटी के बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहिए करके। और मेंबर को एक इंश्योरेंस करना चाहिए, क्या इंश्योरेंस करना चाहिए कि पॉलिसी या जो बाय लॉ है उसके हिसाब से जो है सोसाइटी चल रहा है कि नहीं, ये देखने का काम भी उनका है। और सोसाइटी का जो सर्विसेज है तो वो सर्विसेज को यूज करना चाहिए। और अगर उसने लोन लिया है तो उसका लायबिलिटी बनता है, वो लायबिलिटी क्लियर करना चाहिए। सोसाइटी का जो भी लायबिलिटी है, मतलब एक मेंबर ने लोन लिया है और वो क्या उसका अकाउंट एनपीए हो गया और वो पैसा नहीं भर रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लोन लेता है तो प्रॉम्प्टली उसका जो है वो वापस भरना चाहिए, वो एक उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी हम लोग बात करेंगे कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंटरनल कंट्रोलर। अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोलर, यहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है इंटरनल कंट्रोलर। देखिए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो है क्या करता है, इंटरनल कंट्रोलर और ऑडिट कमेटी करके वो क्या करता है, दो कमेटी बनाता है, उसमें प्रोफाइल वगैरह जो है या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्कोप ऑफ वर्क, वो सभी रहता है। कौन कौन इंटरनल कंट्रोलर, क्यों इंटरनल कंट्रोलर, वो क्या देखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन ठीक तरह से चल रहा है कि नहीं है, या सही ढंग से जो है चल रहा है कि नहीं है, तो वो प्रैक्टिसेस रहेगा तो हर एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा चलता है। इसमें जो है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे रहेगा, मेंबर रहेंगे, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट रहेंगे, और ये पैनल में क्या होगा, ऑडिट कमेटी का भी अप्रूवल हो जाएगा। इंटरनल कंट्रोलर का जो है अपॉइंटमेंट होता है एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में जो है होता है। और इसका फंक्शंस क्या है, इसका कार्य क्या है कि जो भी एक्टिविटी चल रहा है संस्था का उसका अप्रूवल लेना और प्रोसीजर को फॉलो करना, बुक सोसाइटी का बुक ऑफ एंट्री ठीक तरह से हुआ है कि नहीं है, अपडेट हुआ है कि नहीं है, उसको देखने के काम कर रहा है। इंस्पेक्शन करता है, मतलब पैसा रहेगा, स्टॉक्स रहेगा, बुक्स रहेगा, और सोसाइटी का कौन सा भी असेट रहेगा उसका इंस्पेक्शन चलता है। एक्सपेंडिचर या पेमेंट या लोन एंड एडवांस जो भी है उसका वैलिडिटी के बारे में देखेगा। रेगुलर अकाउंट सोसाइटी का देखेगा, ट्रांजैक्शन ऑफ सोसाइटी देखेगा, रिकॉर्ड जो है प्रॉपरली किया है कि नहीं है, अकाउंट जो है ठीक रखा है कि नहीं है, ये सभी जो चीजें हैं देखता है। देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल एक अर्बन क्रेडिट सोसाइटी है, ओके, तो अर्बन क्रेडिट सोसाइटी में एक सेक्रेटरी ने संस्था का मेंबर के नाम पे खुद लोन लिया है क्या, कभी कभी हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारा हो सकता है, तो इसलिए वो देखना पड़ेगा, जो इंटरनल कंट्रोलर देखेगा सोसाइटी का जो लोन किसको दिया गया है क्या प्रॉपरली है कि नहीं है, क्या उसका उपयोग और तरह से हो सकता है क्या। देखिए अभी हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल के रूप में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। अगर इंटरनल कंट्रोलर उस वक्त अगर ठीक तरह से देख सकता था, क्या वो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का स्कैम होता था क्या। अभी हम लोग कोऑपरेटिव इमेज के बारे में जब बात किया, एक कोऑपरेटिव बैंक का इमेज अगर ठीक नहीं होता है तो पूरा सभी कोऑपरेटिव के ऊपर आ जाता है। तो इंटरनल कंट्रोल का रोल बहुत ही है, डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा वो यहाँ पे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंटरनल कंट्रोलर की बात करना चाहेंगे
उनका क्या क्या है, पीरियड, जो पीरियड है, अगर कुछ एरर होता है, इरेगुलरिटी होता है ट्रांजैक्शन में, तो ये सभी मिसिंग असेट्स है, इनवैलिड डिसबर्समेंट है, ये सभी देखने का काम जो है उसका काम किसका है, इंटरनल कंट्रोलर का है। और सोसाइटी का असेट जो है सेफगार्ड यानी ये करना, संभाल के रहना, जो भी इंटरनल कंट्रोलर का काम है। और सोसाइटी का जो रिकॉर्ड है, यानी अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो भी रिकॉर्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब बैंक दिया गया है, इस पे रिकॉर्ड प्रॉपरली कंप्लीट होना चाहिए, करने का मतलब देखने का काम उनका है इंटरनल कंट्रोल। और रिव्यू, कंट्रोल इफेक्टिवनेस, सोसाइटी का जो है रिव्यू लेना, कंट्रोल इफेक्टिव रखना, ऑडिट कमेटी के सामने रखने का काम भी इंटरनल कंट्रोल का है। और जो उनका जो ड्यूटी इंश्योर करना चाहिए कि इंडिविजुअल हैज नो कंट्रोल ट्रांजैक्शन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और सेपरेशन ऑफ ड्यूटी है, और वो भी ये देखना पड़ेगा स्टाफ का वैकेंसी है क्या, इनसफिशिएंट स्टाफ है क्या, यानी अपना सोसाइटी को आगे चलाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और मैनेजर का अप्रूवल लिया है कि नहीं है या लेना चाहिए, ये सभी जो है इंटरनल कंट्रोलर का काम है। और रिपोर्टिंग करना पड़ेगा इंटरनल कंट्रोलर जो है क्या है, टाइमली एंड क्वार्टरली रिपोर्ट किस किस को ये कर रहा है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को, या आरबीआई रहेगा तो आरबीआई को, जो अपना ऑडिट फाइंडिंग्स है या रिकमेंडेशन है जो भी रहेगा उसको ये है। और टाइमली इंफॉर्मेशन जो है ऑडिट कमेटी को देना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ कंसर्न जो है उनको, अगर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी अगर हो रहा है तो बोर्ड ऑफ कंसर्न को देना पड़ेगा, नॉन कंप्लायंस अगर किया है तो। और एक चीज है, इंटरनल कंट्रोलर को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना चाहिए। जब इंटरनल कंट्रोलर, फॉर एग्जांपल एक बैंक है तो उस बैंक का 200 ब्रांचेस है, तो इंटरनल कंट्रोलर 200 ब्रांचेस का जो देख रहा है तो उस वक्त कुछ उसको पता चल जाता है, तो उस वक्त जो भी कॉन्फिडेंशियल है वो उसको मेंटेन करना चाहिए, जो अगर वो उसका वो एक ड्यूटी बनता है। ओके, किसी को यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है? किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। हाँ बोलिए। नेक्स्ट, केवाईसी